हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरी तरफ से और कुहू परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे और आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने उसके फॉर्मेशन की बात कर ली थी, ठीक है। और उसके अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये सारी बातें हम लोग उसके अंदर कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो जो है किसी भी मॉलिक्यूल से बनता है ना। तो अगर मैं बात करूं NaCl का मॉलिक्यूल, मतलब NaCl का एक पूरा एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक मोल NaCl की बात करूं तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23। तो जो NaCl बन रहा है वो दो तरह के आयनों से बन रहा है, एक तो Na+ से बन रहा है और एक Cl- से बन रहा है। तो Na+ भी वहां पर कितने आयन होंगे, 6.02 × 10⁻23 एक मोल के अंदर, और Cl- वहां पर कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। इतने Cl- होंगे और ये दोनों एक मोल जब आपस में मिलेंगे, मतलब क्या होता है बच्चों, जो NaCl होता है ना उसमें एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर के रखते हैं और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर के रखते हैं। ये आप लोग आगे जाओगे जब 12th क्लास में तब पढ़ोगे ठोस अवस्था के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, कि एक सोडियम को 6 क्लोरीन घेर के रखते हैं और एक क्लोरीन को 6 सोडियम घेर के रखते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, है ना। तो वो क्यों घेर के रखते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना रहा है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। और उस क्रिस्टल लेटिस को बनाने के लिए क्या जरूरी है, Na+ आयन और Cl- आयन। कितने, एक मोल, ठीक है। तो एक मोल क्रिस्टल आयन, मतलब एक मोल क्रिस्टल लेटिस बनाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, मतलब जो एनर्जी वहां से रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटिस एनर्जी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। और उनका जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, एक एक लेटिस जमा के अलग अलग, है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्लियर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो आयनिक बॉन्ड है नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, तो मुझे वहां पर चारों तरफ क्या दिखेंगे, आयनिक कैरेक्टर दिखेंगे। आयनिक कैरेक्टर क्यों दिख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि वो क्रिस्टल लेटिस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। मतलब क्रिस्टल जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो अगर एक क्रिस्टल के अंदर आपको आयनिक कंपाउंड जमाने हैं तो आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको सब जगह क्या मिलेंगे, आयनिक कैरेक्टर मिलेंगे, ठीक है। क्यों, मान लीजिए मेरे पास ये NaCl का एक पूरा क्रिस्टल इतना बड़ा, ठीक है, और उसको मैं चाकू से काटूंगा ना बच्चों, तो मुझे इस तरफ भी आयनिक, उस टुकड़े में भी आयनिक मिलेगा, इस टुकड़े में भी आयनिक मिलेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। हर डायरेक्शन में उनकी प्रॉपर्टीज फैली हुई है, मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल लेटिस से। क्रिस्टल लेटिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल लेटिस, सबसे पहले लिखो आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। देयरफॉर attraction force is present in all direction, ठीक है। मतलब कि आयनिक कैरेक्टर इन क्रिस्टल लेटिस is present in every direction, ठीक है। तो ये अगर हर डायरेक्शन में मिलेंगे आपको, तो इसका मतलब इट विल फॉर्म
a three-dimensional structure which is known as crystal lattice, which is known as crystal lattice. क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन करेंगे अगर इनकी प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में है तो। किस तरीके से करेंगे देखो, एक मोल NaCl का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर मैं बोलूं कि एक मोल NaCl है, इसका मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 6.02 × 10⁻23। अगर मैं बोलूं कि एक मोल Na प्लस आयन प्लस एक मोल Cl माइनस आयन मिलकर एक मोल NaCl बना रहे, क्रिस्टल लेटिस में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक मोल की बात कर रहे हैं, है ना, पर मोल की बात कर रहे हैं। तो एक मोल Na प्लस आयन और एक मोल Cl माइनस का आयन का मतलब ये होगा कि 6.02 इंटू 10⁻23 Na प्लस आयन प्लस 6.02 इंटू 10⁻23 Cl माइनस आयन। ये दोनों आयन मिलकर क्या करेंगे? वहां पर एक मोल NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप एक काम करो, ये और ये कॉमन ले लो, Na प्लस Cl माइनस बना दो। तो यहां से क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। 6.02 × 10⁻23 NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन बच्चों यहां पर हो जाएगा। अब ये जो 1 मोल NaCl का जो फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, इसके लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। कैसे? कि मुझे यहां पे बनाना है Na प्लस और Cl माइनस से NaCl। तो इन दोनों को बनाने के लिए, इन दोनों को जोड़ के NaCl क्रिस्टल बनाने के लिए यहां से एक एनर्जी रिलीज हुई है, जिसकी वैल्यू यहां पर इसके लिए है 94.5 किलो कैलोरी। ठीक है, और इस एनर्जी को बोला जाता है, रिलीज्ड एनर्जी को, लैटिस एनर्जी। ठीक है, एक मोल क्रिस्टल बनाने पर जो एनर्जी रिलीज्ड होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो साथ ही साथ। लैटिस एनर्जी lattice energy, the energy released to make a crystal lattice to make 1 mole of crystal lattice is known as lattice energy. Is known as lattice energy. The energy released to make 1 mole of crystal lattice is known as lattice energy. ठीक है, lattice energy रिलीज होगी, जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना अच्छा मजा आएगा बॉन्ड बनाने में। ठीक है, उतना ही जो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा, जो क्रिस्टल बनेगा, वो सॉलिड बनेगा, ब्रिटल नेचर का होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला ओनली। दे डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों बोल रहा हूं मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके पास में सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि NaCl, जो NaCl है वो किस किस से बना है? Na के +1 आयन से और Cl के +-1 आयन से। तो दोनों तरफ 1 1 क्रिस क्रॉस होता है, तब जाके NaCl बनता है। तो NaCl इज द
एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं MgCl2, MgCl2 क्या है? इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंसेस है, हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है उसके अंदर जो एटम का जो रेशियो होता है वो होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। जैसे अगर मैं मान लो यहां पर एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाना है मुझे, Al+3 और PO4 -3, ठीक है। अगर मैं इसको क्रिस क्रॉस करके Al3 PO4 3 बना दूं बच्चों, क्या जचेगा? कि जमेगा ये? अगर मैंने ये बनाया +3 और -3 को इस तरीके से करके इधर 3 डाल दिया और इसका 3 इधर डाल दिया, इसका 3 इधर डाल दिया, तो इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि क्या है? वैलिड नहीं है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में आपको क्या करना पड़ेगा? इनके जो ये एटम रहेंगे इनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा, और यहां पर सिंपल होल नंबर रेशियो जो आप निकालोगे तो ये 1 हो जाएंगे, और जो आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा एग्जैक्ट फॉर्मूला वो क्या बन के आएगा? AlPO4। तो AlPO4 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और ये वैलिड है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड जब भी बनेंगे तो आयनिक बॉन्ड के अंदर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूले ही लिखने हैं। क्या लिखने हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूले ही लिखने हैं, मतलब कि उनके जो एटम रहेंगे उनका सिंपल होल नंबर रेशियो करके आपको लिखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं MgSO4 है ना, Mg मतलब मैग्नीशियम सल्फेट बनाओ, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर चार्ज होगा +2 और सल्फेट के ऊपर चार्ज होगा -2, और इसको क्रिस क्रॉस का जब करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या बना देंगे इसको? Mg2SO4 का होल ट्वाइस। लेकिन ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज नॉट वैलिड, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? इनके एटम का सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना पड़ेगा, और जब सिंपल होल नंबर रेशियो निकालोगे आप यहां पर तो ये आएगा MgSO4, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपके पास में? एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज वैलिड, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला ही वैलिड होगा किसके लिए? आयनिक बॉन्ड्स के लिए। क्लियर? तो ये आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है सारी सारी। अब हम लोग देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला जो फैक्टर है बच्चों वो है आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं IE से। दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ES से। एंड थर्ड लैटिस एनर्जी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं LE से, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी IE, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और लैटिस एनर्जी LE। ये जो 3 फैक्टर है ये आयनिक बॉन्ड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी IE होता क्या है, ठीक है। यहां पर IE क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन
from outermost cell of a gaseous atom, of a isolated, लिखो उसको, isolated gaseous atom, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम, जहां मतलब मुझे कितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी अगर कम रहती है, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अगर कम रहती है तो वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट बनाने की जो नेचर होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा उतनी ज्यादा एलिमेंट बनाने की नेचर ज्यादा होगा। ऐसा कैसे समझा सकता हूं मैं इसको, जैसे एग्जांपल लूं, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये +1, ये +2, ये +3। आपसे पूछा जाए बताओ इन तीनों में से सबसे अच्छा पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, तो सबसे अच्छा पॉजिटिव चार्ज वहां पे बनेगा जहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सके। जहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सके मतलब कि मुझे एनर्जी कम देनी पड़े। ठीक है, तो कम एनर्जी कहां देनी पड़ेगी, जिसपे साइज ज्यादा होगी। साइज ज्यादा होने से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से, मतलब कम अट्रैक्शन फोर्स रहेगा दोनों के बीच में, और जहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सके वहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहां पे हूं, ठीक है, मेरे सामने कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, जस्ट सामने वाले टेबल पे अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरे क्लास के रूम में बैठा हुआ है तो उससे मेरा अट्रैक्शन फोर्स कम है। ठीक है, तो उसको कोई भी आसानी से बेला फुसला के ले जा सकता है, लेकिन मेरे सामने जो बैठा है उसको नहीं लेके जा सकता। तो उसी वही केस यहां पर है। ठीक है, मेरे सामने ले जाने के लिए कोई अगर आएगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, हो सकता है मेरे साथ झगड़ा भी करना पड़े। ठीक है, लेकिन जो बाहर किसी दूसरे रूम में बैठा हुआ है स्कूल के, तो वहां से तो कोई भी ले जा सकता है, क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ हूं। ठीक है, उसको कोई भी लेके जा सकता है बाहर के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वहां पर एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो कम एनर्जी कहां देनी पड़ेगी मुझे, जहां पे साइज ज्यादा होगी। ठीक है, साइज ज्यादा होगी वहां पर मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और वहां पर जो केटायन बनेगा, ठीक है, और वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपको बोला जाए सीजियम प्लस आपसे बोला जाए बताओ इस सीरीज के अंदर सबसे अच्छा केटायन कहां पे बनेगा, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां बनता है, मेटल के अंदर सबसे अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां बनता है, बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक है, जहां पर उसकी साइज ज्यादा होती है। तो आप देखोगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, तो इस तरफ साइज बढ़ रही है, तो अच्छा केटायन कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। ठीक है, तो ये आयनाइजेशन फैक्टर कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है। सेकेंड, इसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाना है। ठीक है, टू द एनर्जी रिलीज्ड टू गेन अ इलेक्ट्रॉन, गेन करवाना है बच्चा, है ना, एनर्जी रिलीज टू गेन अ इलेक्ट्रॉन
इन आउटरमोस्ट सेल of an isolated gaseous atom। ठीक है, कि आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन मुझे डालना है, गेन करवाना है, तो उसमें जो क्या एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि बताओ, अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे वहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा था इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस और नाइट्रोजन 3 माइनस में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके अंदर होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके अंदर होगी, वो आप लोग देख सकते हो कि जहां पर विद्युत जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। इलेक्ट्रॉन गेन कहां कर रहे हैं सबसे ज्यादा, यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। टोटल मिलाकर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो एक ही पीरियड के अंदर अगर बात की गई है, एक ही पीरियड के अंदर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। एक ही पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, ये हम लोग देख चुके हैं। सबसे लास्ट में कौन आता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां पर। तो आसानी से क्रिस्टल कौन बना पाएगा, ये बना पाएगा इन तीनों में से। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल में से पूछा जाए पूरे ग्रुप के अंदर जो हेलोजन फैमिली होती है, सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहां पे होती है, तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन के अंदर, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सर अभी तो आप बोल रहे थे सबसे ज्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो यहां पे देखो केस डिफरेंट है, ये ग्रुप का केस है। पीरियोडिक टेबल में किसका केस है, ये ग्रुप का केस है। ये किसका केस था, ये पीरियड का केस था। जब पीरियड देखते हैं तो वहां पर जेड अफेक्टिव, ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखा जाता है। जब हम लोग ग्रुप देखते हैं तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट देखा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है किसको, साइज को। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये फ्लोरीन जो है उसकी साइज जो है क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि यहां पर फ्लोरीन जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। कम साइज के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर पहले से ज्यादा है, कम साइज है रूम की, और वहां पर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की सोच रहे हो, तो क्या होगा, वहां पर एनर्जी मुझे कम रिलीज होगी। एनर्जी वहां पे क्या होगी, कम रिलीज होगी। लेकिन अगर साइज ज्यादा है, ज्यादा साइज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो मैं आसानी से वहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर करा सकता हूं। जितनी आसानी से एंटर इलेक्ट्रॉन कराऊंगा उतनी वहां पे जो एनर्जी है वो ज्यादा निकलेगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी ना बच्चों, आप ये मान लो कि वहां पर जो क्रिस्टल बन रहा है वो उतना इफेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही वहां पर अफेक्टिव आयनिक बॉन्ड बनेगा। और दूसरी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना वहां पर अफेक्टिव बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जस्ट अभी मैंने बताया था कि एक मोल क्रिस्टल बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जो भी एनर्जी रिलीज होती है ना उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतना ही आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। उतना ही आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो टोटल मिलाकर हमें क्या करना है,
आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। टोटल मिलाकर यहां से जो बॉन्ड बनेगा इन तीनों की वजह से, इन तीनों फैक्टर की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, वहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें कमी होनी चाहिए। बॉन्ड एनर्जी में वहां पर क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। और इसको हम लोग किससे देखेंगे? बॉन्ड हेबर साइकिल से देखेंगे। इसको हम लोग देखेंगे बॉन्ड हेबर साइकिल से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे के पूरे जो बॉन्ड बनता है, जब आयनिक बॉन्ड जब बनता है, ये सारे फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, वो कैलकुलेशन हम लोगों को इसके अंदर करनी है। टोटल कैलकुलेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की कैलकुलेशन। इस बॉन्ड हेबर साइकिल के थ्रू हम लोगों को क्या करना है? बॉन्ड फॉर्मेशन कैलकुलेशन करनी है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन की हमें कैलकुलेशन करनी है, वहां पर किस टाइप की एनर्जी रिक्वायरमेंट लगेगी। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? बॉन्ड हेबर साइकिल्स, जिसके अंदर सारे फैक्टर काम में आते हैं। ठीक है, कल करेंगे इसको। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग बने रहिए। कल बॉन्ड हेबर साइकिल पढ़ेंगे। उसके बाद में 2-3 लेक्चर और लगेंगे हमें आयनिक बॉन्ड में। उसके बाद छोटे मोटे टॉपिक हैं वो खत्म करके फिर चैप्टर खत्म करके आपका गैस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं। सबको एक बार फिर से नए साल की मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच।